बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन न हुजे त मूंखे ॿुधायां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने आखिरी पॉइंट एक थी उसके ऊपर अपना जो है वो टॉपिक खत्म किया था। उसी पॉइंट से आज आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हमारी ये थी बेटा कि जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हीट फ्लो करती है बेटा, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू difference of temperature, not due to difference of internal energy। देखिए बेटा, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हीट फ्लो करती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, वो इसलिए फ्लो नहीं करती कि दोनों बॉडीज के दरमियान इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है। वो इसलिए फ्लो करती है कि दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर जग होता है उसके अंदर पानी थोड़ा है, जबकि समंदर में जो होता है वो पानी ज्यादा होता है। अब अगर जग से एक पाइप लगा के समंदर की तरफ में डालोगे और जग को इस तरह से सम हाइट पे रखोगे तो पानी जग से फ्लो करेगा समंदर में। क्योंकि पानी इसलिए फ्लो नहीं करता, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं करता। पानी इसलिए फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाइट या ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करता है। तो बेटा ध्यान में रखिएगा कि जब हीट फ्लो करती है किसी भी बॉडी से कुदरती तौर पे, जिसको हम नेचुरल फ्लो कहते हैं, कुदरती तौर पे पानी फ्लो करता है फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू द लो एल्टीट्यूड। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी फ्लो नहीं कर सकता फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। जैसे वाटर पंप होता है उससे हम पानी को फ्लो करवा सकते हैं फ्रॉम लोअर टू द हायर। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट फ्लो नहीं कर सकती फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, कर सकती है। तो बेटा हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसके अंदर दो बॉडीज के दरमियान इक्वल इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, और इक्वल टेम्परेचर डिफरेंट इंटरनल एनर्जी हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल है। आप ये नहीं समझिएगा कि जब टेम्परेचर सेम होता है दो बॉडीज का तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी सेम हो, ऐसा होना जरूरी नहीं होता। तो आप ये दो पॉइंट्स और भी कह सकते हैं बेटा कि एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, internal energy of two bodies may be different। may be सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे होता है बेटा? देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से, ये एक बॉडी है और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है
सपोज करें इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स 100 है और इसके पास इंटरनल एनर्जी भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज कर लेते हैं, ये मैंने सपोजिशन दी है कि ये एक बॉडी है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 100 और इसके पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी 100 है। अब अगर आप इसका देखें, इसका अगर एवरेज देखें बेटा, अगर इसका एवरेज देखें बेटा, कि इसका अगर एवरेज आप देखते हो तो इसका एवरेज क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि एवरेज का मकसद है एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसका टेम्परेचर हो जाएगा T1। अब अगर एक बॉडी है हमारे पास बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटा 50 है, ठीक है। अब अगर इसके पास इंटरनल एनर्जी जो है ये भी 50 है, मीन्स 50 मॉलिक्यूल्स है और इंटरनल एनर्जी भी कितनी है बेटा, 50 है। अब अगर आप देखते हैं तो इसका एवरेज जो होता है बेटा, इसका एवरेज भी 1 होगा और इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, T2 होगा, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर किसकी सेंसेशन होती है, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी की नहीं है, टेम्परेचर सेंसेशन है एवरेज की। अगर एवरेज बराबर है, अगर एवरेज बराबर है तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि दो बॉडीज के पास डिफरेंट इंटरनल एनर्जी हो और उन दोनों बॉडीज के पास सेम टेम्परेचर हो। इंटरनल एनर्जी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज का सम होती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी है, किसी की साइज बड़ी होती है और किसी की साइज क्या होती है, छोटी होती है। जिस चीज की साइज बड़ी होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो आपको पता है बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो सकता है। जब एक बड़ी बॉडी है एक छोटी बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मकसद है दोनों की एवरेज इंटरनल एनर्जी क्या है, सेम है। एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से भी नहीं होता, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से होता है। तो ये हो सकता है बेटा। अब इसी तरह से एक और सिचुएशन भी हो सकती है बेटा, ये भी हो सकता है कि एट सेम इंटरनल एनर्जी, एट सेम इंटरनल एनर्जी टू बॉडीज may have a different temperature बेटा। इनका डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है बेटा। अब ये कैसे होगा बेटा, देखिए अगर आपके पास इस तरह से बेटा एक बॉडी है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह ले कि वही 100 है बेटा, ये बॉडी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 और इसके पास एनर्जी भी 100 बेटा। अब अगर एक बॉडी यहाँ पे करते हैं बेटा, एक बॉडी ये करते हैं कि इसके अंदर नंबर है 50 और एनर्जी है 100, ऐसा हो सकता है। इसका मकसद है बेटा इसका टेम्परेचर ये ज्यादा गर्म है, ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा इसका एवरेज क्या होगा, U1 का एवरेज हो जाएगा 1, जबकि U2 का एवरेज क्या होगा बेटा, U2 का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब एवरेज दोनों का डिफरेंट है, इसका टेम्परेचर बेटा T1 है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, T2 होता है। तो आप कह लोगे कि टेम्परेचर T2 जो होगा वो ग्रेटर देन T1 होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी सेम है।
उसके पास भी 100 है, उसके पास भी 100 है। तो ये कंडीशन हो सकती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हीट फ्लो करती है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर करती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं कहती। तो बेटा ये तीनों चीजें हमारी हो गई। एक हो गया हमारा हीट किसको कहा जाता है, और दूसरी बात हमारी हो गई कि इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है, और तीसरी बात हमारी हुई कि टेम्परेचर किसको कहा जाता है, और हीट का फ्लो किस वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है या ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेटा। अब इसके बाद बेटा हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा एक कंडीशन होती है, जैसे मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ कंडीशंस होती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो होती है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज की टेम्परेचर सेम हो। अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज का टेम्परेचर सेम होता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों बॉडीज जो होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। और बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आ सकती हैं जब वो थर्मल कांटेक्ट में होती है। और नेचुरली जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होती है तो कुदरती तौर पे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। जैसे पानी का ही एग्जांपल ले ले कि एक ड्रम और दो दो ड्रम रख ले, दोनों को पाइप से जोड़ दे। एक में आप पानी ज्यादा रखे, दूसरे में पानी कम रखे, और उस पाइप का वाल्व जो होता है वो आप खोल दे। तो आप देखोगे कि जिस तरफ पानी ज्यादा होगा उस तरफ से फ्लो करके दूसरे ड्रम में जाएगा, और थोड़ी देर के बाद दोनों के पानी की लेवल क्या हो जाएगी, सेम। इसलिए कि कुदरती तौर पे पानी जो होता है वो अपनी लेवल जो होता है वो इक्वल इक्वल रखने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब एक बॉडी और दूसरी बॉडी को आपस में थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं, थर्मल कांटेक्ट का मकसद है कि उन दोनों बॉडीज के दरमियान हीट का फ्लो हो पाए। अगर दो बॉडीज के दरमियान ऐसी हालात हो, ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से दोनों बॉडीज में हीट का फ्लो हो सके, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में है। अगर दो बॉडीज के दरमियान हीट फ्लो कर रही है ड्यू टू द कंडक्शन, ड्यू टू द कन्वेक्शन, ड्यू टू द रेडिएशन, इन तीनों इसको कहा जाता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इन तीनों मोड में से किसी एक मोड की वजह से या एक मोड की जो है वो वजह से उसमें हीट दो बॉडीज के दरमियान अगर फ्लो कर रही है तो हम कहेंगे कि वो दोनों बॉडीज किसमें है, थर्मल कांटेक्ट में। और जब बॉडीज के दरमियान थर्मल कांटेक्ट होता है तो बॉडीज किस में आने की कोशिश करती है, बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद है ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो, इंटरनल एनर्जी सेम हो, नो मसला नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर भी इंटरनल एनर्जी का सेम होना जरूरी नहीं है। किसका सेम होना जरूरी है, टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम
in thermal equilibrium, temperature of two bodies ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी भी सेम हो। अब थर्मल इक्विलिब्रियम तब आता है जब थर्मल कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये तब आता है जब क्या होता है बेटा, थर्मल कांटेक्ट होता है। ठीक है, टू बॉडीज, टू और मोर देन टू बॉडीज, या बॉडीज कह ले, बॉडीज आर said to be in thermal contact if heat energy can flow from one body to another body due to conduction, convection and radiation। ठीक है, नेचुरली bodies tend to be in thermal equilibrium। ठीक है, कुदरती तौर पे बॉडीज की कोशिश होती है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, और जो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं उनके दरमियान हीट की ट्रांसफर होती रहती है। नतीजा ये निकलता है कि वो बॉडीज थोड़े ही टाइम के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे बुक के अंदर एक क्वेश्चन है कि फिर अर्थ और सन के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आता। अर्थ और सन के दरमियान लंबे अरसे से थर्मल कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन इतना लंबा अरसा होने के बाद भी अर्थ और सन थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि जितनी हीट जमीन तक पहुंच रही है वो हीट मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। जैसे कहा जाता है दरख्त पौधे वगैरह ये लगाएं, उनके लगाने का मकसद ये होता है कि जितनी भी हीट सन से आ रही है वो यूटिलाइज हो जाए मुख्तलिफ प्रोसेसेस में, और नतीजा ये निकलता है कि जो हीट आ रही है सन से अर्थ की तरफ, वो उससे अर्थ का टेम्परेचर, पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। वो हीट किस में इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सन से अर्थ की तरफ हीट आ रही है ये सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं आ रही, ये मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह, मुख्तलिफ जो ट्रीज होती हैं वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए इनका थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा। ठीक है, अरे जी
एडियाबेटिक प्रोसेस हिकिड़ी अलग शइ हूंदी। एडियाबेटिक प्रोसेस जेको हूंदो वो आइसोलेटेड सिस्टम हूंदो आहे। त हाणे जॾहिं आइसोलेटेड सिस्टम हूंदो त हुन में न कंडक्शन थींदी, न कन्वेक्शन थींदी, न रेडिएशन। माना डेफिनेशन में मूं इहो लिखियो आहे त थर्मल कॉन्टेक्ट हुजे। थर्मल कॉन्टेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम जो हूंदो ही कोन्हे। आइसोलेटेड, इसका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो क्या उसमें से हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही है कि उस सिस्टम से हीट की ट्रांसफर ना हो, और जब हीट की ट्रांसफर नहीं होगी इसका मकसद है वो डायथर्मिक होगा और उसमें से कोई भी थर्मल कांटेक्ट सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क जो होता है वो आप कह सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, चाहे उसमें गर्म इसलिए रहती है कि सराउंडिंग के साथ उसका कोई थर्मल कांटेक्ट होता ही नहीं, न हीट कंडक्ट करती है, न कन्वेक्शन होती है और न ही रेडिएशन। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं बेटा। अब आ जाते हैं बेटा कि हमारे पास आगे जो हमारा टॉपिक है वो होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेटा। कि टेम्परेचर की मेजरमेंट किससे होती है बेटा, कि टेम्परेचर को हम कैसे मेयर करते हैं बेटा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होती है कि टेम्परेचर को हम कैसे मेयर करते हैं बेटा। देखिए बेटा, टेम्परेचर की जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर को हम मेयर कर सकते हैं दो तरह से, क्योंकि मेजरमेंट दो किस्मों की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव मेजरमेंट, एक होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट का मकसद है ऐसी मेजरमेंट जिसमें आप उस मेजरमेंट के साथ कोई डिग्री न दे पाओ, तो ऐसी मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर जब बुखार देखता है हाथ से तो सेंस ऑफ टच से ये तो उसे पता लग जाता है कि इस बंदे को बुखार है, लेकिन वो डिग्री असाइन नहीं कर पाता। तो ये जो आप सेंस ऑफ टच से आपको ये तो पता लगता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, तो ऐसी मेजरमेंट जो होती है इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जबकि दूसरी होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जिसके अंदर आप एक डिग्री या एक नंबर असाइन कर देते हैं मेजरमेंट को, जिसमें मेजरमेंट को आप एक नंबर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी मेजरमेंट को कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे न्यूटन के लॉस को देख ले कि न्यूटन का पहला लॉ लॉ ऑफ फोर्स भी कहलाता है। वो इसलिए लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है कि पहला लॉ कहता है कि फोर्स इज एजेंसी which changes or tends to change the state of body, means डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, मीन्स वो डेफिनेशन विदाउट फार्मूला इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको ये बेस प्रोवाइड नहीं करती कि आप उसको कैलकुलेट कर सके। फर्स्ट लॉ आपको कैलकुलेशन का बेस तो फराहम नहीं करता, जबकि सेकंड लॉ कहते हैं ए फिजिकल टू एम ए। सेकंड लॉ आपको क्वांटिटेटिव चीज देता है, तो क्वांटिटेटिव चीज जो होती है ना उसमें फार्मूले आते हैं। इसी तरह से जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। आपको पता है कि टेम्परेचर को डिग्री ऑफ हॉटनेस भी कहा जाता है, या डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। वैसे कोल्डनेस तो कुछ नहीं होती, आपको पता है एब्सेंस ऑफ हॉटनेस होती है। पढ़ते हम हमेशा ही हीट है, कोल्ड तो हमने नहीं पढ़ी कहीं पे। तो बहरहाल हम इसको टेम्परेचर को कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस कहते हैं। तो बेटा टेम्परेचर की दो मेजरमेंट हो सकती है। एक मेजरमेंट क्वालिटेटिव हो सकती है विद द सेंस ऑफ टच, और दूसरी कौन सी हो सकती है, क्वांटिटेटिव विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर
can be measured temperature can be measured qualitatively by sense of touch। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर कैन बी measured quantitatively by using a thermometer। ठीक है, और थर्मामीटर क्या होता है बेटा? थर्मामीटर is a device used to measure temperature quantitatively। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेयर करता है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मकसद है कि उसके अंदर एक नंबर और डिग्री असाइन कर सकते हैं आप उसको, टेम्परेचर को। अब ये जो मेयरमेंट होती है, इसके अंदर मेयरमेंट का एक तरीका होता है। जैसे हाइट लेंथ वगैरह की आप मेयरमेंट करते हो तो उसके अंदर एक स्केल लेते हो और स्केल के साथ उसकी कंपैरिजन करते हो। तो जब टेम्परेचर को हम मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, तो थर्मामीटर जो होता है वो किस चीज का सहारा लेता है? थर्मामीटर जो होता है वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का सहारा लेता है। जब टेम्परेचर की मेयरमेंट करता है तो वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प लेता है। अब ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, आपने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा है जिससे हम बुखार मेयर करते हैं, उसके अंदर आपने देखा है कि मरकरी होता है और हम उसको बॉडी के साथ टच करते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि मरकरी के अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन कितनी आई। तो एक्चुअली यहाँ पे बुखार को मेयर करने के लिए हम मरकरी की वॉल्यूम एक्सपेंशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी का वॉल्यूम जितना एक्सपेंड होता है हम कहते हैं उसी हिसाब से बुखार होता है। ठीक है, या ऐसे भी थर्मामीटर होते हैं जिनके अंदर जहां पे हीट पैदा होती है बहुत ज्यादा, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, वहां पे ऐसे थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस की मेयरमेंट होती है। तो मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को मेयर करते हैं। तो यहाँ पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखें बेटा, किसी भी चीज के अंदर टेम्परेचर के देने की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर की वजह से तब्दील हो, किसी भी चीज को आप गर्म करें, उसको हीट दें, उसका टेम्परेचर चेंज हो, नतीजे में अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे लेंथ की चेंज, आपने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है। जब किसी चीज को गर्म करते हैं लेंथ बढ़ जाती है, उसकी एरिया बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। चैप्टर 13 के अंदर आपने पढ़ा है, जब कंडक्टर को गर्म करते रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और आपने 11 चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गर्म करते प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये देखें, ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज है। ऐसी चीजें जो टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से चेंज हो जाए तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बेटा।
इसको हम कहते हैं बेटा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज। बेटा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज का मकसद है बेटा प्रॉपर्टीज which change with change of टेम्परेचर। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कलर का चेंज होना भी थर्मामेट्री, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि जैसे लोहा होता है आप गर्म करते हो रेड बन जाता है, तो रेड बनना कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि ये भी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो लिखा हुआ हो मसला नहीं है, भले लिखा हुआ हो, लेकिन हम इसको किसी मेयरमेंट में तो नहीं लाते। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को फर्दर हम मुख्तलिफ मेयरमेंट्स में लाते हैं। लेकिन चेंज ऑफ कलर जो होता है ये एक ऐसी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसको हम किसी भी थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अब लिखा हुआ है तो मसला नहीं है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं बेटा, एग्जांपल आप इसकी दे सकते हैं कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस with change of टेम्परेचर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ चेंज इन टेम्परेचर। आप ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस at constant volume due to change of टेम्परेचर। ये कौन सी होती है बेटा, ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में जो है वो आप यहाँ पे कहीं न कहीं पे पढ़ोगे बेटा। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझो कि यही थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इसके सिवा भी हो सकती है। मैंने वही लिखी है जो हम यहाँ पे मुख्तलिफ थर्मामीटर्स के अंदर मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अब तो दुनिया जदीद हो गई, डिजिटल चीजें वगैरह जो है वो माइक्रोवेव्स वगैरह इस तरह से आ गई, जैसे आपने कोविड के दौर में देखा है कि इस तरह से करते थे और टेम्परेचर की मेयरमेंट आती थी। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को मेयर करते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन के हिसाब से भी आ गए हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो आ गए हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास आज की आखिरी बात है वो है बेटा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, कल इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो थर्मामीटर्स होते हैं इनका काम जो होता है वो टेम्परेचर को मेयर करना होता है। इसमें आपके बुक में 3 किस्मों के थर्मामीटर दिए गए, जिसमें एक थर्मामीटर सेल्सियस दिया गया है, एक फ़ारेनहाइट दिया गया है और एक केल्विन दिया गया है। बेटा बुनियादी तौर पे थर्मामीटर्स 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं।
एक होते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर, जैसे ये आप आम क्लिनिकल थर्मामीटर देखते हो जिसके अंदर अल्कोहल या मरकरी को गिलास में भरते हैं, ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, इसलिए ऐसे थर्मामीटर्स जिनके अंदर मरकरी या अल्कोहल लिक्विड फिल्ड हो और उसको इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट करें तो उसको लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स कहा जाता है। और दूसरे ऐसे थर्मामीटर्स होते हैं जैसे ये लिक्विड इन गिलास है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। दूसरे ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके भी टेम्परेचर मेयर किया जाता है, प्रेशर की चेंज को मेयर करके भी टेम्परेचर मेयर किया जाता है, और वॉल्यूम चेंज की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके भी टेम्परेचर मेयर किया जा सकता है। और टेम्परेचर स्केल्स फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव स्केल, एक होते हैं एब्सोल्यूट स्केल। रिलेटिव स्केल आपको मेजरमेंट देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम आर्बिटरी पॉइंट, जबकि जो एब्सोल्यूट होते हैं वो आपको टोटल मेजरमेंट देते हैं। तो ये क्या होते हैं कल डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट इनकी डेफिनेशंस जो है वो लिखता हूं बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है बेटा, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमारे पास आते हैं इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा? इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होती है बेटा चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये चेंज ऑफ वॉल्यूम की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स बेटा। ये कौन सी इस्तेमाल करते हैं बेटा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल करते हैं बेटा चेंज ऑफ प्रेशर की, चेंज ऑफ प्रेशर की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तीसरे होते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स बेटा, प्लाटिनम रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स बेटा। रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स जो होते हैं बेटा ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी जो इनके अंदर इस्तेमाल होती है वो होती है बेटा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। अब यहाँ पे मैंने केल्विन नहीं लिखा क्योंकि केल्विन एक मैथमेटिकल स्केल है। जब आपने टेम्परेचर को केल्विन में मेयर करना है तो केल्विन इस तरह से बना हुआ नहीं है जिस तरह से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बने हुए हैं। जब आपने केल्विन के अंदर मेजरमेंट रखनी है, ठीक है, तो केल्विन के अंदर जब आपने मेजरमेंट लेनी होती है तो पहले आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के अंदर मेजरमेंट लेते हैं, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं हम केल्विन के अंदर। ठीक है, आगे इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करें। ठीक है।